नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। तो उत्तराखंड की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसमें हमने पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को हमने पूर्ण रूप से देखा था कि कौन कौन से राजा हुए थे, किस तरीके से शासन व्यवस्था हुई थी। ठीक है, इस कड़ी में आज हम थोड़ा से आगे देख लेते हैं। और जैसे ही कत्यूरियों के अंतिम राजा ब्रह्मदेव हुए तो ब्रह्मदेव के पश्चात जो उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर जिस राजवंश की स्थापना हुई उसको कहा गया आपका चंद राजवंश। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं चंद राजवंश को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो चंद राजवंश होगा इसको हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करने का प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्द इस पूरे सेशन को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए ये आज पहला पार्ट निकाला गया है। जितने भी राजा हम इसमें उल्लेख कर पाएंगे उनको इसमें शामिल करेंगे, उसके पश्चात जो अन्य होंगे वो दूसरे भाग में हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अच्छा, सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को फिर से बता दूं कि पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सारा सपोर्ट आप लोगों ने हमें किया, आप लोगों के कमेंट पहुँच रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के जितने भी सवाल हैं या कोई भी आप लोगों को डाउट किसी भी सेशन में रह जाता है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन सब का निराकरण हम एक अलग से उसके लिए एक सेशन निकालें जिसमें कि जितने भी आप लोगों के सवाल होंगे, जो भी डाउट होंगे, उनको हम पूर्ण रूप से व्याख्या के साथ उपलब्ध करवा देंगे। तो इसलिए आप लोगों को जो भी डाउट लगता है, जो भी आप लोगों को प्रश्न पूछना होता है उसको कमेंट कर लीजिएगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द हम आप लोगों को सॉल्व करवा दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिएगा, जैसे ही आपके अंतिम जो चंपावत वाले रीजन पे अंतिम कत्यूरी शासक हुए ब्रह्मदेव जी, तो ब्रह्मदेव के शासन के टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी राजा थे और इनके अत्याचार से परेशान होकर यहाँ के जो कुछ गणमान्य लोग थे उन लोगों ने आपके कन्नौज के जो राजा थे उनके पास इस अराजकता को दूर करने के लिए उन्होंने सहायता मांगी। और वहाँ से एक व्यक्ति जो कि आपका सोमचंद नाम का व्यक्ति था, सोमचंद क्या हुए थे, हमारे उत्तराखंड में प्रवेश किए था उन्होंने। इनके आने का और चंद वंश को शुरू करने के या चंद वंश की स्थापना करने के दो अलग अलग प्रमाण हैं। एक प्रमाण के अनुसार से ये है कि यहाँ पर जब ब्रह्मदेव के अत्याचार से परेशान होकर लोगों ने आपके कन्नौज के जो राजा थे उनसे सहायता मांगी तो तब जाके सोमचंद को यहाँ पर भेजा गया था इस अराजकता को दूर करने के लिए और इन्होंने यहाँ पर आपका चंद वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। एक दूसरी मान्यता भी है। दूसरी मान्यता के अनुसार से इस प्रकार से है कि सोमचंद तीर्थाटन के लिए आए हुए थे और जब वो यहाँ से वापस गए तो उन्होंने कुमाऊं वाले रास्ते से वापस जाने का निर्णय लिया। उसी दौरान आपके कुमाऊं में एक अत्याचारी शासक जिसको कि जागरों में ब्रह्मदेव कहा गया था, ठीक है, उनकी अराजकता को दूर करने के लिए सोमचंद ने यहीं पर क्या कर लिया था, अपने शासन को स्थापित किया था। प्रमाणिक जो माना गया है ज़्यादा वो ये माना गया है कि जो सोमचंद था वो आपके इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है झूसी नामक स्थान से आए हुए थे सोमचंद। ठीक है, और सोमचंद जब आपके कुमाऊं में आए तो यहां पर अंतिम शासक ब्रह्मदेव थे। ब्रह्मदेव ने जो अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ करवाया और वहीं पर इन्होंने अपने साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये सबसे ज़्यादा मान्यता इसमें मानी गई है जो चंद राजवंश की स्थापना से संबंधित है। तो इस तरीके से इस राजवंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन था, आपका सोमचंद था। ठीक है, इस साम्राज्य के बारे में जो हमें पहला उल्लेख मिलता है वो इस राजवंश का 1360 ईस्वी अभय चंद का क्या मिलता है, पहला ताम्र अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, जो पहला प्रमाण हमें इस राजवंश का प्राप्त हुआ है वो अभय चंद का, उसके अलावा भी अन्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उनसे हमें इस राजवंश के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार से पहला राजा आपका सोमचंद हुआ। इसमें कहा गया है कि टोटल जो आपके चंद राजवंश में जितने भी राजा हुए लगभग 62 राजाओं का क्या मिलता है, मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है, जिनमें से संस्थापक आपका सोमचंद और अंतिम राजा आपका जो हुआ था वो हुआ था महेंद्रचंद, क्योंकि महेंद्रचंद के टाइम पीरियड पे आपके गोरखों ने आक्रमण किया और पूरे कुमाऊं पर अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से सोमचंद ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी।
तो जब सोमचंद यहाँ पर आया और उन्होंने ब्रह्मदेव की जो पुत्री थी उनसे विवाह किया, तो ब्रह्मदेव ने सोमचंद को लगभग 15 बीघा जो ज़मीन थी, 15 बीघा जो ज़मीन थी वो इन्होंने इनको भेंट स्वरूप प्रदान की। और इसी 15 बीघा ज़मीन पर ही इन्होंने अपने छोटे से साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। इस 15 बीघा ज़मीन मिलने के पश्चात चंपावत में एक स्थान है सुयो। सुयो नामक स्थान पर सोमचंद ने सबसे पहले अपने एक राजमहल का निर्माण किया, जिसका नाम था राजबुंगा का किला। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये राजबुंगा का किला कहाँ स्थित है, या इसको चंपावत का किला भी कहा जाता है। राजबुंगा का किला का निर्माण किया और वहाँ से इन्होंने अपने साम्राज्य को क्या किया, आगे की ओर बढ़ाया। जब सोमचंद यहाँ पर आए और सोमचंद ने अपने राज्य की स्थापना की, तो उन्होंने सबसे पहले जो अपना किला था उस किले के चारों ओर उन्होंने 4 आल बनाए। ठीक है, आल मतलब जहाँ पर निवास, किसी का निवास करने का स्थान हो। और यहाँ पर उस समय जो सबसे बड़ी जातियाँ हुआ करती थी, मुख्य रूप से 4 जातियाँ थी। एक थी आपकी बोरा, दूसरी थी तड़ागी, एक थी आपकी चौधरी और एक थी आपकी कारकी। इन 4 जातियों को उन्होंने क्या किया, अपने जो किला था आपका राजबुंगा का किला, उस किले के चारों ओर इनको किलेदार के रूप में नियुक्त करवा दिया था। अब जब यहाँ पर सोमचंद आया था, तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि अराजकता की स्थिति फैली हुई थी। यहाँ पर 2 दल जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। एक था आपका मेहरा दल और एक था आपका फतरियाल। 2 दल। अब सोमचंद ने अपनी सूझबूझ के साथ क्या किया कि उसने सबसे पहले यहाँ पर इन 2 दलों को साधने के लिए ये कहा कि जिस भी दल का नेतृत्व ज़्यादा होगा उसी दल को मैं क्या बनाऊंगा, सेनापति बनाऊंगा। तो इस तरीके से कुमाऊं में पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाकर सोमचंद ने क्या किया था, अपना साम्राज्य आगे की ओर बढ़ाया। अब जब आपके सोमचंद ने अपने राजवंश की स्थापना की, तो इसी टाइम पीरियड पे जो सोमचंद था वो जो डोटी थे, डोटियों का क्या हुआ था, ये सामंत हुआ था। उस समय जो डोटी शासक था आपका नागमल। नागमल के अधीन रहकर ही सोमचंद ने अपने साम्राज्य की क्या की थी, शुरुआत की थी। शुरुआती दिनों में इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई, राजधानी ऐसा कहा जाता है कि डोटियों की जो अधिष्ठात्री देवी थी वो चंपावती थी। तो उसी चंपावती के नाम पर ही इन्होंने क्या किया था, चंपावत को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, राज्य को चलाने के लिए और अपने क्षेत्र का प्रशासन देखने के लिए मैंने पहले भी कहा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। ठीक, उसी में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर कुछ बूढ़ा कुछ सयाना, जो गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति, जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता था उसको उन्होंने कुछ नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी दी, और एक सयाना व्यक्ति जो थोड़ा सा क्या करता था, चीज़ों को जानता था, उसको क्या दे दिया, उन्होंने नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी दे दी। इस तरीके से सोमचंद ने क्या किया था, अपने राजवंश की शुरुआत की थी। ठीक, जो सोमचंद था वो शिव का उपासक था। ठीक है, इसीलिए उसने अपने राज्य चिन्ह को जो बनाया था वो आपका क्या बनाया था, गाय बनाया था। देखिएगा, जो चंद राजवंश है, चंद राजवंश में जो आपके राजकीय चिन्ह दिखाई देते हैं, एक आपका पहले गाय दिखाई देता है और दूसरा जो राजकीय चिन्ह है वो गरुड़। क्योंकि जब ज्ञानचंद यहाँ पर शासक हुए थे तो ज्ञानचंद के टाइम पीरियड से थोड़ा से गरुड़ का भी क्या मिलता है, राज चिन्ह उपलब्ध होता है। तो इस तरीके से सोमचंद ने क्या किया था, अपने साम्राज्य को आगे की ओर बढ़ाया। जब सोमचंद ने अपने विजय यात्राओं को प्रारंभ किया, उसने पहला जो आक्रमण किया था, तो उस समय यहाँ पर जो सीमाओं पर रहते थे वो सारे आपके कत्यूरी शासक थे। ठीक है, कुछ कुछ बचे हुए जो कत्यूरी लोग थे उन्हीं के खिलाफ इसने क्या किया था, पहला आक्रमण किया था। और सोमचंद का जो पहला आक्रमण हुआ था वो दौड़कोट के रावत राजा को इन्होंने क्या किया था, पहली बार पराजित किया था और अपने साम्राज्य को थोड़ा से आगे की ओर लेके चले थे। ठीक है, तो इस तरीके से सोमचंद ने क्या किया था, इस चंद वंश की स्थापना की। इनका जो टाइम पीरियड माना गया है लगभग
1020 से लेकर 1025 ईस्वी तक। पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन फिर भी प्राप्त जानकारियों के अनुसार से ये उपलब्ध होता है कि जो इसका टाइम पीरियड था वो लगभग 1020 या 1000 जो ईस्वी रही थी, वहाँ पर इन्होंने अपने साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। अब सोमचंद हुए। सोमचंद के पश्चात जो यहाँ पर राजाओं का उल्लेख मिलता है, देखिएगा एक चीज़ आपको बता दें कि चंद राजवंश के 2 कालखंड हुए थे। एक हुआ था आपका चंपावत काल और एक हुआ था आपका अल्मोड़ा काल, 2 प्रकार से। ठीक है, जो चंपावत काल हुआ उस समय आपकी राजधानी चंपावत में थी, और जब आपका अल्मोड़ा काल शुरू हुआ तो आपकी राजधानी अल्मोड़ा में स्थापित हो गई थी। तो जब आपका बालो कल्याण चंद जी हुए तो बालो कल्याण चंद जी ने अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया था और वहीं से अपने साम्राज्य को आगे की ओर बढ़ाया। और जो आपके सोमचंद से लेकर और आपके भारती चंद हैं, तो यहाँ तक आपका जो राजधानी रही थी वो कहाँ रही थी, चंपावत में। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी चंपावत काल को कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी राजा हैं उनका उल्लेख हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहले राजा हुए वो आपके सोमचंद हुए। अगले राजाओं का उल्लेख देख लेते हैं थोड़ा से, क्योंकि सोमचंद के पश्चात उतने ज़्यादा राजाओं का उल्लेख है नहीं मुख्य रूप से। इनके पश्चात जो हुए थे आत्मचंद हुए। आत्मचंद के बाद, क्योंकि ज़्यादा उल्लेख है नहीं इन राजा का, इनके द्वारा किए गए कार्यों का उतना उल्लेख है नहीं। ठीक है, दूसरे राजा हुए आपके पूर्णचंद। पूर्णचंद के बाद हुए थे इंद्रचंद। अब इंद्रचंद के टाइम पीरियड पर एक यहाँ पर जो कार्य हुआ था वो इनके द्वारा रेशम का कारखाना खोला गया था। ठीक है, कुमाऊं में पहला कारखाना जो खोला गया था वो रेशम का कारखाना खोला गया था, और रेशम का कारखाना जो खोला था वो इंद्रचंद ने। ठीक है, और इसी समय यहाँ पर एक प्रथा भी प्रचलित हुई थी जिसके द्वारा ये जो रेशम निकाला जाता था उसके रंग को लेकर ये पूरे साम्राज्य में झूठी अफवाह फैलाते थे। ठीक है, और उससे ये कहा जाता था कि जो भी झूठी अफवाहें यहाँ पर या खबरें फैलाई जाएगी तो आपका जो रेशम है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रंगीन होगा। तो जो रेशम बनाने वाले जो कारीगर हुआ करते थे उनको पटुआ कहा जाता था, याद रखिएगा। जो कारीगर हुआ करते थे उनको पटवा कहा जाता था। और जो ये रेशम रंगने की जो प्रथा थी या जो ये खबर यहाँ पर जो झूठी खबर फैलाई जाती थी वो धीरे धीरे करके यहाँ की प्रथा बन गई, और इस चीज़ को कहा गया आपका पटरंग वाली प्रथा। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। रेशम का कारखाना इंद्रचंद ने बनाया था। ठीक है, रेशम के जो बुनकर हुआ करते थे उनको पटवा कहा जाता था, और जो ये प्रथा थी, ठीक है, उसको कहा जाता था पटरंग वाली प्रथा। इस तरीके से जो यहाँ पर रेशम का व्यापार शुरू हुआ वो इंद्रचंद के टाइम पीरियड पे। इन्होंने जो ये रेशम का व्यापार किया था वो नेपाल के रास्ते होते हुए सीधे चीन तक किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या रहा था, इंद्रचंद का टाइम पीरियड रहा। इंद्रचंद के बाद अगला जो शासक हुआ वो हुआ था आपका वीणाचल। वीणाचल, ऐसा कहा जाता है कि जो ये वीणाचंद था ये बहुत ही ज़्यादा भोग विलासी राजा था। ठीक है, इस भोग विलास और साम्राज्य के प्रति उदासीन होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर लगभग 200 सालों तक किसने राज किया था, खसों ने राज किया था। ठीक है, और इस टाइम पीरियड पे आपके जो अन्य राजा हुए उनके यहाँ पर कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन वीणाचंद के पश्चात जिसने पुनः आपके चंद वंश को फिर से स्थापित किया वो थे आपके वीरचंद। ऐसा कहा जाता है कि वीरचंद से पहले या इसके टाइम पीरियड पे आपका 1191 ईस्वी में अशोक चल ने क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था। ठीक है, अशोक चल का आक्रमण हुआ। इसी अशोक चल के आक्रमण के पश्चात ही वीरचंद ने क्या किया था, यहाँ पर पुनः आपके चंदवंश की स्थापना की थी या उसको पुनर्स्थापित किया था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अशोक चल का उल्लेख जो हमें मिलता है, जो गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख है वहाँ से भी इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा जो इसका प्रमाण मिलता है वो आपका बौद्ध गया में एक दान पात्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस दान पात्र अभिलेख से हमें अशोक चल के आक्रमणों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर वीरचंद ने क्या किया था, अपने राजवंश को पुनः क्या करवाया, स्थापित करवाया।
वीरचंद के बाद जो हमें अगले राजा दिखाई देते हैं वो 23वें क्रम के राजा दिखाई देते हैं और उनका नाम था थोहर चंद। कोई कोई इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि जो चंद राजवंश का संस्थापक था वो कौन था, आपका थोहर चंद था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका संस्थापक, जो चंद राजवंश का संस्थापक था, वो सोमचंद था। जो थोहर चंद थे, इन्होंने अपने साम्राज्य को मल्ला देश और तल्ला देश में क्या करवाया था, विभाजित करवाया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक युद्ध लड़ा था। कत्यूरियों के साथ इनका एक युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है जवादी सेरा का युद्ध। तो ऐसा हो सकता है कि शायद से साम्राज्य का विस्तारीकरण करने के लिए ही इनको क्या कहा गया है, इसका संस्थापक। लेकिन चंद वंश का जो संस्थापक हुए मूल रूप से आपका कौन थे, सोमचंद थे। ठीक है, तो इस तरीके से 23वें क्रम के जो राजा हुए वो आपके थोहर चंद हुए, जिनका कि कत्यूरियों के साथ क्या कौन सा युद्ध हुआ था, जवादी सेरा का युद्ध हुआ था। ठीक, इसके बाद जो अन्य राजा हुए थोहर चंद के बाद पहले राजा हुए आपके त्रिलोक चंद। अब त्रिलोक चंद का ये उल्लेख मिलता है कि इन्होंने सबसे पहले आपके छकाता वाला जो परगना था या छकाता वाला क्षेत्र था, वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। और आप जानते हैं कि जो छकाता है वो किसका प्राचीन नाम है, नैनीताल का प्राचीन नाम है। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने अपने साम्राज्य की जो सीमा थी उसको बढ़ाया और अपने राज्य का विस्तारीकरण किया। छकाता को विजय करने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि नैनीताल में स्थित है आपका भीमताल, और उस भीमताल में किले का निर्माण किया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भीमताल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो वो कौन थे, आपके त्रिलोक चंद जी थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो चंद राजवंश है उनका जो साम्राज्य था वो क्या हो गया, थोड़ा आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गया। त्रिलोक चंद के बाद जो हमें अगले राजा दिखाई देते हैं वो थे आपके अभयचंद। अभयचंद, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1360 में जो इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किसका है, अभयचंद का है। अभयचंद के द्वारा ये पहला प्रमाण है इनका, इस राजवंश के बारे में जो पहला प्रमाण है वो आपका अभयचंद का है। इन्होंने भी क्या किया, आपका अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और अपनी जितनी भी इन्होंने विजय यात्राएं शुरू की और उनमें सफलता प्राप्त की। तो उसी के उपलक्ष्य में अभयचंद के द्वारा जो चंपावत है, चंपावत में एक विजय स्तंभ की क्या करवाई थी, चंपावत विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी अभयचंद के द्वारा। तो एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो आपका चंपावत विजय स्तंभ है इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो किसने करवाई थी, अभयचंद ने। अभयचंद के बाद अगले जो शासक हुए वो हुए कर्मचंद। केवल 1 साल तक इन्होंने साम्राज्य किया और उसके बाद इन्होंने क्या कर लिया था, अपने साम्राज्य को छोड़ दिया था। और जैसे ही इन्होंने अपने साम्राज्य को छोड़ दिया उसके बाद यहाँ पर एक व्यवस्थित राजा या पहले महान शासक के रूप में दिखाई देते हैं जो थे हमारे गरुड़ ज्ञानचंद। वास्तविक नाम उनका ज्ञानचंद था, लेकिन इन्हें जो उपाधि प्राप्त हुई थी वो किसकी हुई थी, गरुड़ ज्ञानचंद की हुई थी। तो चलेगा, आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे जो हम चर्चा करेंगे वो इस राजवंश के पहले महान शासक गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में या वहाँ से आगे के जो राजा हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, जो भी आप लोगों के कमेंट या जो भी आप लोगों के सुझाव होंगे वो कमेंट के ज़रिए आप हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।